स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बंगाल में चुनाव की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, मगर यह जरूर तय हो गया है कि बैटल ऑफ बंगाल बेहद भीषण होने वाली है। और अब तो इस सियासी घमासान में हिंदू मुसलमान के बाद भगवान की एंट्री भी हो गई है। आज हम बात करेंगे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की। ये है वो जिनका टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी रिपीट ऑफेंडर है, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आखिर क्यों टीएमसी सांसद ने अपने विरोधी बीजेपी पर हमला करने के लिए बार बार प्रभु श्री राम और माता सीता को बीच में ले आते हैं? क्या सीरमपुर के सांसद एक खास समूह के वोट बैंक को लुभाने के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं? और क्या है बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान? क्या चुनावी बिसात पर रथ यात्रा से बनेगी बात? इन तमाम मुद्दों पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर, ध्यान से देखें ब्रेकिंग न्यूज। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान। बीजेपी वाले भगवा लबादा ओढ़कर बलात्कार करते हैं। बीजेपी के लोग जय श्री राम बोलकर गुंडागर्दी करते हैं। रेप आरोपी पंडितों के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं करती बीजेपी? रेप आरोपी पंडित बीजेपी के ही होते हैं। कल्याण बनर्जी का यह बयान, ये क्या कह रहे हैं कल्याण बनर्जी? বিজেপির লোকজনরা এরকম করছে, ওই মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বাঁধছে আর জয় শ্রীরাম বলছে, গুন্ডামি বদমাশি বাঁদরামি ধর্ষণ সব করছে। বিজেপির লোকজনরাই এরকম করছে, ওই মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বাঁধছে আর জয় শ্রীরাম বলছে, গুন্ডামি বদমাশি বাঁদরামি ধর্ষণ সব করছে। क्या कह रहे हैं ये कल्याण बनर्जी जो टीएमसी सांसद है? मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ कई मेहमान यहां पर जुड़ चुके हैं, लेकिन ओपन कर रहा हूं मैं सीधे का टीएमसी की प्रवक्ता रिज्जू दत्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, कहीं दिखाई दे रहे हैं? जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कल्याण बनर्जी ऐसा क्या बयान दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? क्या आपकी पार्टी को दीदी ने पिछले साल कहा था कि जुबान पर कंट्रोल करें, मर्यादा को पार ना करें, ये क्या कर रहे हैं ये? और मैं पहले ही ये कहना चाहता हूं कि डिबेट की शुरुआत में कि कल्याण बनर्जी जी का ये जो विवादित बयान है, इसको ना हम ना पार्टी कोई भी इसको एंडोर्स करता है ना सपोर्ट करता है। ये उनका निजी बात है और इसका जवाब भी जनता को उनको खुद ही देना है। और पार्टी कभी भी, हमारी पार्टी 2 बार से सरकार में है और कभी भी हमारी पार्टी ने धर्म का सहारा नहीं लिया सत्ते के राजनीति करने के लिए। ये आपको भी पता है और देश के सबको पता है। और मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि देखिए, विवादित बयान जो होता है ना हमारे देश में, ये ना दोनों तरफ से होना चाहिए। कुछ दिनों पहले आपको शायद याद होगा, सीए के विरोधियों के खिलाफ अनुराग ठाकुर सिंह जी का एक विवादित बयान आया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो वगैरह वगैरह को। तो उस पे भी आप देखिएगा, मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी या कोई भी सीनियर लीडर्स ने कोई एंडोर्स नहीं किया था उस चीज को, ना ही सपोर्ट किया था, पर उनका पनिशमेंट भी नहीं हुआ था। तो वैसे ही हमारा पार्टी भी ना ही इनको सपोर्ट करती है ना ही इनको डिफेंड करती है। और ऐसे बयान मैं मानता हूं, मतलब एक बात बताइए मुझे रिज्जू दत्ता जी, एक चीज मुझे समझाइए, यानी कि अब बंगाल की जो लीडिंग पार्टी है वो बीजेपी से चीजें सीखेगी और बीजेपी को कॉपी करेगी, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने मैं सिर्फ एक एनालॉजी, नहीं, मैंने एक पैरेलल ड्रॉ किया है कि वहां पैरेलल ड्रॉ कर लिया ना आपने पैरेलल ड्रॉ कर लिया। अगर आपने पैरेलल ड्रॉ कर लिया है तो मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि रिपीट ऑफेंडर को क्या कहते हैं। मैं चाहूंगा वो दोनों बयान डेट के साथ पहले ओपन ही कर दीजिए, दोनों बयान दिखाइए। मेरे अपनी टीम को बोलता हूं कल्याण बनर्जी के डेट के साथ दोनों बयान, फिर मैं आपके पास रिज्जू दत्ता जी आ रहा हूं और फिर मैं प्रेम शुक्ला जी को इन्वॉल्व करूंगा। दिखाइए जरा दोनों बयान। বিজেপির লোকজনরাই এরকম করছে, ওই মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বাঁধছে আর জয় শ্রীরাম বলছে, গুন্ডামি বদমাশি বাঁদরামি ধর্ষণ সব করছে। সীতারামের কাছে যে বলছে, বলল ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল, আর যদি তোমার ছেলাগুলো যারা এই জয় বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টিকে হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, যদি তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। मुझे एक बात बताइए रिज्जू दत्ता जी, पार्टी के मंच से दिया गया बयान
निजी कभी नहीं हो सकता। वो पार्टी के मंच से दिया गया बयान था, वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। जो दूसरा बयान मैंने मां सीता के ऊपर दिया है, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है वो जो बोल रहे हैं। अब आप बताइए, आप लोग इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? पार्टी और पार्टी के हाई कमांड ऑब्वियसली इसके ऊपर स्टेप लेंगे, और जब स्टेप लेंगे तब सारे चैनल्स को पता चल जाएगा। मुझे एक बात आप पहले भी रिजू दत्ता जी, हम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्या आप लोगों को कल्याण बैनर्जी से डर लगता है? क्योंकि आपके सारे कानूनी दांव पेच वही आपको निकालते हैं, हमेशा मदद करते हैं। नहीं, वो एक रिपीट ऑफेंडर है। वो रिपीट ऑफेंडर कैसे, वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन मुझे एक बताइए, क्या ममता दीदी को कल्याण बैनर्जी को रखना एक मजबूरी है? क्या उनको टॉलरेट करना जरूरी है? क्योंकि कानूनी दांव पेच वही समझते हैं। धर्म के नाम पे राजनीति जो भी करना चाहते हैं, हमारी पार्टी के तरफ से उनके ऊपर कोई भी, हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम लोग ये सब चीज नहीं करते, ना ही कभी किया है, ना ही आगे करेंगे। हम लोग डेवलपमेंट में बात करते हैं, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनके पहले बयान और उनके ये वाले विवादित बयानों पे 4 शोज हो गए आप ही के चैनल में, पर डेवलपमेंट और बंगाल में दीदी ने जो काम किया उस पर कभी कोई डिबेट नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य, ये बंगाल का दुर्भाग्य है। ये बंगाल का दुर्भाग्य है। जिस बंगाल ने रामकृष्ण परमहंस दिए, जिस बंगाल ने स्वामी विवेकानंद दिए, उस बंगाल में भगवान राम और सीता को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे और उसको बर्दाश्त किया जाए, ये उस बंगाल का दुर्भाग्य है। ये उस बंगाल का दुर्भाग्य है, वहां की पार्टी का दुर्भाग्य है। सपोर्ट करते हैं, मैंने इसीलिए तो फिर मैं जानना चाहता हूं आपसे, मुझे बताइए कि 6 दिन के अंदर दूसरा विवादित बयान होता है तो आप लोग बगले क्यों झांक रहे हैं? आप लोग बीजेपी से पैरेलल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि विवादित बयानों का सिलसिला इस देश में बीजेपी ने भी किया है, और आपने बोला है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं और उनके ऊपर एक्शन हुआ था, पर इनके ऊपर पार्टी ने एक्शन। अगर आप बीजेपी से पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या उसके बाद अनुराग ठाकुर का कोई बयान आया? लेकिन तो आपके जो साहब है, और आई डोंट वांट टू स्पिल ओवर द बीन्स बिकॉज आई एम सेविंग इट, मैं उसको सेव कर रहा हूं। आपके जो साहब है निरंतर ऐसे बयान दे रहे हैं, ये एक दो नहीं, अभी तो मैं आपको पूरी फेहरिस्त बताने वाला हूं, लेकिन आप खामोश हैं क्योंकि वो आपके लीगल एडवाइजर हैं, क्योंकि कानूनी दांव पेच में आपको बचाते हैं। इसलिए क्या दीदी कल्याण बैनर्जी से डरती हैं? नहीं, वो हमारी पार्टी के सांसद है, वो हमारे पार्टी के सदस्य जरूर है, बट अगर आपको टीएमसी का पता है, 1998 से जब से इस पार्टी का इंसेप्शन हुआ था, हमारी पार्टी में एक ही लीडर और एक ही नेत्री है, वो ममता बनर्जी है, और उनके मुंह से ना कभी धर्म के बारे में कोई बात हुआ है। anyway, प्रेम शुक्ला जी, अब नाउ सॉरी सर, मैंने आपको थोड़ा, क्योंकि मैं चाहता था ये पूरी तरह रिएक्ट कर ले, उसके बाद मैं आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा था। प्रेम शुक्ला सर, प्लीज गो अहेड सर, योर रिएक्शन। ये क्या हो रहा है सर? निशांत जी, देखिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का पिछले 2 दशकों से, और विशेष करके जब से सत्ता में आई है, तब से तुष्टीकरण की राजनीति उसके राजनीति का अहम अंग है। ऐसे में उनको लगता है कि जो 30% मतदाता एक वोट बैंक है मजहब विशेष का, उस वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए हिंदू प्रतीकों का अपमान करना, इसलिए मुहर्रम का जुलूस निकालना, दुर्गा पूजा के जुलूस को प्रतिबंधित करना, सरस्वती पूजन को प्रतिबंधित करना, हनुमान जयंती को प्रतिबंधित करना, रामनवमी के जुलूस पर जो है कार्रवाई करना, उसके बाद सीता जी का अपमान करना, अब प्रभु रामचंद्र जी के राम भक्तों का अपमान करना, प्रभु रामचंद्र जी के बारे में अनर्गल प्रलाप करना। और कर कौन रहा है? जो स्वयं भलीभांति जानता है, जो स्वयं का विधि विशेषज्ञ है, जो इनका सांसद है, और नंदीग्राम से लेकर तमाम आंदोलनों में विधि विशेषज्ञ के रूप में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की पैरवी कोलकाता हाईकोर्ट समेत तमाम न्यायिक मंचों पर करता रहा है। ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह का बयान बारंबार दे रहा है, तो इसको आप अनायास निकला हुआ बयान नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित बयान है, और बयान के पीछे हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करना इनका उद्देश्य है। आप कल्पना कीजिए ना, इस तरह का अगर पैरेलल जो है, जो ड्रॉ कर रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जी के बारे में, सीता मैया के बारे में, जगत जननी सीता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, क्या इसी तरह की टिप्पणी इस्लामिक जो धार्मिक प्रतीक है, या ईसाइयों के जो धार्मिक प्रतीक है, या अन्य धर्मियों के जो धार्मिक प्रतीक है, उनके खिलाफ कर सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कारण है कि हिंदू उदार है, सनातन पंथी उदार है, वो उदारता से सारी चीजों को सह लेता है। इस कारण उसकी उदारता का लाभ उठाकर आप मजहबी वोट बैंक को ध्रुवीकृत करके, उनको प्रसन्न करके, उनके कट्टरपंथी तत्वों को प्रसन्न करके, जो मालदा में पुलिस थाना फूंकते हैं, जो मुर्शिदाबाद में मदरसों में बम रखते हैं, ऐसे लोगों को प्रभावित करके अपनी तरफ खींचने की एक निकृष्ट राजनीति है, उसका यह परिणाम है। ठीक है, आपने पॉइंट रखा। मैं आपके पास बाद में आऊंगा। अब रिजू जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मैं चाहूंगा पूरा पैनल बोल दे। शाहीना जावेद जी, मुझे नहीं पता कि आपको इस बयान से आपत्ति है कि नहीं है,
लेकिन मैं आपके लिए एक और बयान आपको बता रहा हूं जो कल्याण बनर्जी ने कहा। उनका यह कहना है कि अधीर रंजन चौधरी जो है वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी को आगे बढ़ाया है कांग्रेस ने। इन दोनों बयानों पर आपकी टिप्पणी। सबसे पहले जो कल्याण बनर्जी जी ने जो बयान दिया है, मैं बिल्कुल भी उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी टीएमसी पार्टी का ये कल्चर है कि इस तरह का बयान दे और इस तरह का टिप्पणी करे, पॉलिटिक्स से गिरकर बात करे। तो क्योंकि मैं टीएमसी के तरफ से नहीं आई हूँ, ये उनके पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कल्याण बनर्जी जी इस तरह का विवादित बयान क्यों देते रहते हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स का जो कल्चर दिन पर दिन उसका जो ग्राफ है वो गिरते जा रहा है, वो लेवल। हम लोग किसी को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है, जो मन में आया बोल देते हैं। धर्म और जात पात की राजनीति करने में तो हम लोग अभी नंबर 1 में जा रहे हैं। तो इस तरह का बयान टीएमसी और बीजेपी देते ही रहते हैं। और रहा अधीर रंजन चौधरी जी को, जो वो कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी जी बीजेपी के एजेंट है, तो मैं टीएमसी वालों से बोलना चाहती हूँ कि आप भूल गए हैं कि बीजेपी को हाथ धरकर पश्चिम बंगाल में लाने वाली ममता बनर्जी जी थी। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि बीजेपी को अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी ने रोका है वो कांग्रेस पार्टी, और बंगाल में बीजेपी को किसी ने बढ़ावा दिया है। कभी आप धर्म के पर आपको, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मैं ये बात आपके सामने रख रही हूँ कि मुहर्रम में जुलूस ना निकालो, ये किसी मुसलमान ने जाके ममता बनर्जी जी को नहीं कहा था। उन्होंने जानबूझकर मुहर्रम का जुलूस को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू को तुष्टीकरण करने के लिए, मुस्लिम को तुष्टीकरण करने के लिए हिंदू को बोले कि आप दुर्गा पूजा का भसान मत करिए। लेकिन किसी मुसलमान ने तो आपको जाकर दीदी को नहीं कहा था कि आप मुहर्रम का जुलूस निकालो और दुर्गा पूजा को रोक दो। तो ममता बनर्जी जी इस तरह का राजनीति करते आई है, और वो जो कह रही है कि बीजेपी को बढ़ावा, अधीर रंजन चौधरी जी उनका एजेंट है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि टीएमसी को बंगाल में लाने वाला, बीजेपी को बंगाल में लाने वाला ही टीएमसी पार्टी। अब मैम एक चीज भूल रही हैं, वो ये है कि किस तरीके से ममता दीदी मंत्री भी थी। मैं आ रहा हूं रिज्जू जी, सारे पैनल के पास, मैं सबके पास आऊंगा। एक मिनट शिवम जी, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। लेकिन भास्कर सिन्हा रॉय, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस वक्त कोलकाता से हैं। भास्कर जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक रिपीट ऑफेंडर, क्योंकि आप बंगाल से हैं, वहां से आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसलिए मैं आपसे बेहतर कौन बता पाएगा, एक रिपीट ऑफेंडर क्यों बर्दाश्त किया जाता है? नंबर 1, मेरा सवाल नंबर 1 ये है। दूसरा जो मैं आने वाले समय में पूछूंगा, वो तो खैर मैं आपसे तभी पूछूंगा, लेकिन ऐसा श्री राम के नाम से क्या परहेज होता जा रहा है टीएमसी को? आप जो बोल रहे हैं मैं मानता नहीं हूं। जय श्री राम, राम जी का बात करके इन लोग दंगा फसाद कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक राजनीति की बात, धर्म का बात राजनीति का जगह से क्यों बोल रहे हैं इन लोग? आप राम जी को नाम लेकर राम जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। बात इसी में है, आप एक राजनीति कर रहे हैं। आप जय श्री राम कहेंगे तो जो राम जी को नहीं मानते हैं, जिसका मजहब अलग है, तो उन लोग क्या समझेंगे? अल्लाह अकबर भी कहना नहीं चाहिए राजनीति मंच से, जय श्री राम भी नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर जय श्री राम का नाम, राम जी का नाम लेके चारों तरफ इन लोगों ने मस्जिद तोड़ा, इन लोगों ने दंगा फसाद सभी जगह में राम जी का नाम बदनाम कर रहे हैं, सारा दुनिया में, देश में। और कल्याण जी, इन्होंने इनसे कहा है कि आप देखिए राम जी का नाम लेके लोगों को शांति दिलाने का बजाय उन लोग क्या कर रहे हैं, लोग दंगा कर रहे हैं। आज सारा हिंदुस्तान में जय श्री राम ये जो नारा जो है, ये भयंकर लोगों का भयभीत करता है लोगों को। हम भी राम जी को मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो बात हम धर्म का जगह में करते हैं वो बात राजनीति की जगह पे नहीं करते हैं, और राजनीति का बात धर्म की जगह पे नहीं करते हैं। आप लोग जो कर रहे हैं ये बीजेपी का जो तोड़ फोड़ने का राजनीति है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, अलग अलग। आप एक चीज मुझे बताइए भास्कर सिन्हा जी, मुझे एक बात बताइए। आप चलिए, आपने इतनी बातें कर ली है, मैं आपसे थोड़ा सा, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसलिए आपसे कुछ चीजें तो पूछूंगा ही जरूर। एक बात बताइए, मैं आपसे एक नाम पूछ रहा हूं, कृष्णा देवनाथ का नाम सुना है आपने? आप जानते हैं कौन है? सुखदेव का नाम सुना है आपने? आपको पता है सुखदेव और कृष्णा देवनाथ कौन है? बोलिए ना, क्या आपका सवाल क्या है? मैं यही पूछ रहा हूं, आपने ये नाम सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने हैं, आप बोलिए ना। कौन है बताइए जरा, सुखदेव कौन है और कृष्णा देवनाथ कौन है? बताइए मुझे, कौन है ये लोग? है कौन? आपका सवाल क्या है? मेरा यही सवाल है, कृष्णा देवनाथ और सुखदेव कौन है? नहीं, जो है इंसान है इन लोग। और हाँ, मेरे को भी पता है इंसान है, जानवरों के नाम कोई सुखदेव और कृष्णा देवनाथ नहीं रखता है। सुखदेव और कृष्णा देवनाथ कौन है? सवाल यही है, कौन है ये?
जो भी है आपका सवाल तो मैं जानना चाहता हूं। मेरे साथ देखिए सर, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन रिसर्च नहीं करते। नहीं, आपका सवाल 2020 में 14 दिसंबर को सुखदेव को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जान से मार दिया गया था पूर्वी वर्धमान में सुखदेव को मार दिया गया था। कृष्णा देवनाथ, चेन्नई से एक ब्लू कॉलर जॉब करने वाला इंसान जो अपने गांव आता है, उसे मार दिया जाता है बकायदा बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाने के लिए। अब मुझे बताइए, जय श्री राम का नारा लगाने वाले दंगा कर रहे हैं या जय श्री राम का नारा लगाने वालों के ऊपर दंगा हो रहा है? जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या है? जय श्री राम का नारा लगाने वाले दंगा कर रहे हैं, सारे गेस्ट को दिखाइए, और जय श्री राम का नारा बोलने वालों के ऊपर दंगा हो रहा है। आप मुझे बताइए, नाम तो मैं आपको और गिना सकता हूं, 2 में ही आप फेल हो गए। बताइए। आप जिन दोनों का नाम लिए इन लोगों ने खुदकुशी किए हैं। आपके अच्छा, चलिए, इन्होंने खुदकुशी किया है, इन्होंने खुदकुशी किया है। चलिए, देखिए, मैं आपको पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट तब तक देता रहूंगा जब तक आप पूरी तरीके से एक्सपोज ना हो जाएं, पूरा बेनिफिट। अब मुझे एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, सुनिए। पिछले साल मई में आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, पिछले साल मई में वेस्ट मिदनापुर में चंद्रकोना इलाके में क्या हुआ था, जरा बताइए, याद है आपको? मैं बताता हूं, सड़क पे कुछ लोगों ने जय श्री राम बोला, ममता जी की गाड़ियां वहां से निकल रही थी, पिछले साल मई में सड़क पे कुछ लोगों ने जय श्री राम बोला, ममता जी की गाड़ी वहां से निकल रही थी, वो गाड़ी से उतरती हैं, उनको खदेड़ती हैं, उसके बाद रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, नयहाटी भाटपारा, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, उसके लिए अपने दर्शकों से माफी मांगूंगा, वहां पर भी ममता बनर्जी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों को खदेड़ा। अब आप मुझे यह बताइए कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले उत्पात मचाते हैं या उनके ऊपर उपद्रव मचाया जाता है? 2 की मौत और खुद आपकी मुख्यमंत्री का उत्पात, मैं बता चुका हूं, जवाब दे। ऐसा नहीं है। सुनिए, पहला बात है कि राम जी का नाम इन लोग बदनाम कर रहे हैं। अगर आप सड़क से चल, अरे वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन बदनाम कर रहा है, कौन हंगामा कर रहा है। जवाब दे मुझे आप, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, आप मुझे खाली ये मत बोले बदनाम कैसे कर रहे हैं, प्रूफ दीजिए, इसके प्रूफ दीजिए, राम जी का नाम कैसे बदनाम कर रहे हैं? कल्याण बनर्जी कर रहे हैं या कल्याण बनर्जी कर रहे हैं या प्रेम शुक्ला कर रहे हैं? जवाब दे मुझे। सॉरी सर, आपका सन्नाटा अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा है। शिवम त्यागी जी, क्विक रिएक्शन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिस्मिल्लाह रहमान उर रहीम या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इसको पढ़ते हैं वो इस तरह के कृत्य करते हैं, वो इस पूरी दुनिया में बमबाजी करते हैं, लोगों के गले काटते हैं, टीचरों को मारते हैं, अमेरिका से इंग्लैंड और चाइना से लेकर पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक जो ये पढ़ते हैं वही ये सब करते हैं। शिवम, हम ये नहीं कह सकते कि कौन ऐसे कृत्य करता है। नहीं, मैं ऐसे एक मिनट शिवम, देखिए, ऐसा कृत्य वो करता है जिसके दिमाग में खुराफात होती है, ठीक है? हम किसी को भी हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। निशांत जी, मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, मैंने थोड़ी ना कहा। देखिए, पूरी दुनिया जो कह रही है शिवम, देखिए चाइना कह रहा है, मैंने तो कहा ही नहीं, ना हिंदुस्तान ने कहा। देखिए, मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं, वो तो ऐसा नहीं कह रही है ना। नहीं, मैं कल्याण बनर्जी की बात कर रहा हूं, वो तो ऐसा नहीं कह रहे ना। माइनॉरिटी अपीजमेंट में सिर्फ ममता बनर्जी थोड़ी ना है, श्री राम के नारे रोकने वाले ममता बनर्जी थोड़ी ना है, अखिलेश यादव भी है, मध्य प्रदेश से जो पहले चीफ मिनिस्टर है वो भी है, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी है, और सिर्फ यही चीफ मिनिस्टर नहीं है साहब, इस देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर और आज तक माइनॉरिटी अपीजमेंट जो हुआ है सेक्युलरिज्म के नाम पर, यह पूरा देश उसको जानता है, और आज जो बर्दाश्त जय श्री राम इनसे नहीं होता, ये इसी का रिजल्ट है। नहीं, देखिए, आप 2 चीजों को मिक्स मत करिए। आपने एक तरीके से कैटेगराइज किया, मैं उससे एग्री नहीं करता और मैं उसको ऑन एयर एक्सेप्ट भी नहीं करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, सारे गेस्ट को दिखाई। नंबर 2, आपने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं करते हैं जय श्री राम को, वो उसके प्रूफ मैंने एविडेंस के साथ दिए यहां पर। लेकिन हमारे जिन दर्शकों ने अभी ट्यून इन किया है इस डिबेट में, आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा वॉल पर, कल्याण बनर्जी ने क्या कहा, और उसके बाद रिजू दत्ता जी कुछ और सवाल आपके पास में लेकर आ रहा हूं, जरा बताइएगा उनके जवाब। प्ले करें यहां पर कल्याण बनर्जी के बिगड़े बोल, विवादों में क्या क्या उन्होंने कहा, दिखाइए जरा। कल्याण बनर्जी जो सांसद हैं, उनका ये क्या कहना है? भाजपा के लोग लबादा ओढ़कर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और बलात्कार, गुंडागर्दी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कल्याण बनर्जी ये कह रहे हैं। हाउ कैन यू से दिस?
थोड़ा जूम इन करें, इसको दिखाएं जरा जूम इन करके यहां पर अभिषेक, ये देखें। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यहां पर 16 जनवरी का स्टेटमेंट है, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अब यहां पर इस तरफ मैं दिखाता हूं, 10 जनवरी को सीता ने भगवान राम से कहा कि अच्छा हुआ मेरा हरण रावण ने किया, ना कि उसके चेलों ने, नहीं तो मेरा हश्र भी हाथरस जैसा होता। कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? यह तो इस देश की भावना के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? और उसके बाद वो माफी भी ना मांगे और उसके बाद पार्टी भी कोई कुछ ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? रिजू दत्ता जी, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ निशांत जी कि देखिए, पहले ये जो धर्म का डिबेट हम कर रहे हैं यहाँ पर, धर्म हमारा बहुत निजी चीज है और हर इंसान का हर धर्म पालन करने का। सर मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, आपने धर्म की बात करी, चलिए अब आपका मन रखने के लिए मैं थोड़ी और बातें कर लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए सर, अब आपने बोला है तो बोल देते हैं। पिछले साल इस देश की वित्त मंत्री को काली नागिन बोला था, उसके पहले इस देश के प्रधानमंत्री को चूहे का बच्चा बोला था, और वो भी कल्याण बनर्जी ने बोला था। उसके बाद भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके लीगल, जिसको कहा जाए लीगल ट्रबल शूटर हैं। ममता दीदी के लीगल पचड़े बहुत सारे हैं वहां पर, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? कोई इंसान, देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री, देश के मतलब मान सम्मान, और मैं भगवान की बात कर रहा हूं, मान सम्मान भगवान की बात कर रहा हूं, उसको ठेस पहुंचाता है, आप चुप रहते हैं। जवाब आपको दे रहा हूं सर कि मैं शिवम जी का बात को लेके पहले बोलना चाहता हूं कि मैंने शिवम जी की बात को डिसरिगार्ड कर दिया, मैंने शिवम जी की बात को डिसरिगार्ड कर दिया, मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दे, इसीलिए मैंने शिवम जी की बात से डिसएग्रीमेंट दिखाया है। आप मुझे जवाब दें उसका। और मैं यहां पर धर्म नहीं ला रहा हूं, मैं धर्म नहीं ला रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स में काली जुबान ला रहा हूं। बताइए। आप मेरे को 30 सेकंड का टाइम दे दीजिए। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से टीएमसी के तरफ से ये बोलना चाहता हूं कि हम लोग जो दीदी का आदर्श, ममता बनर्जी का आदर्श लेके चलते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि अल्लाह अकबर कह के जो इनोसेंट पे गोली चलाता है वो मुसलमान नहीं है, और जय श्री राम बोल के अगर कोई किसी को तलवार से भी काटता है तो वो भी हिंदू नहीं है। पहले ये चीज हम क्लियर कर देते हैं। हम लोग बंगाल में धर्म को लेके राजनीति ना किया है, ना करेंगे कभी। और रहा बात अभी आपके प्रश्न पे कि ये हमारे लीगल एडवाइजर है इसलिए इनको हम बढ़ावा देते हैं, तो सर एक चीज है कि अगर हम एक स्टेट चला रहे हैं और हमारी दीदी अगर स्टेट की सीएम है तो और 4 बैरिस्टर हमारे लिए लाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये हमारी दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा चुना हुआ एक सांसद अगर ऐसे विवादित बातों में जुड़ जाते हैं और जिसपे नेशनल चैनल्स पे 4 डिबेट्स हो जाए, तो ये भी हमारे इलेक्शन से पहले हमारे डेवलपमेंट जो दीदी ने काम किया बंगाल के लोगों के लिए, जो बंगाल इतना आगे गया, उससे ये मुद्दा भटक जाता है और वो धर्म के ऊपर आ जाता है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का बात है, क्योंकि हम पॉजिटिव डिस्कोर्स पे बात करना चाहते हैं, नेगेटिव डिस्कोर्स पे नहीं। क्या आपके लिए दुर्भाग्य की बात ये नहीं है, क्या आपके लिए ये दुर्भाग्य की बात नहीं है कि जो बंगाल जाना चाहता है इस देश के आंदोलनों के लिए, और हर आंदोलन की उत्पत्ति बंगाल से हुई है, उस बंगाल में ऐसे लोग। अच्छा, कल्याण बनर्जी जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका, नमस्कार। फोन काट दिया उन्होंने, खैर एनीवे अफसोस है मुझे कि काट दिया उन्होंने, बट नेचुरल भी है। अब मुझे रिजू दत्ता जी, वो बंगाल जिसने रेवोल्यूशन लाया देश में, जहां पर बड़े बड़े संत हुए, उस बंगाल में भगवान को लेकर कोई ऐसा बोलता है, उस बंगाल में इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की वित्त मंत्री को कोई कुछ बोलता है, आप लोग कुछ नहीं करते हैं, क्यों? अगर यही तो सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। देखिए, मैं यहाँ पर आपके चैनल पे एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आया हूँ, पर अगर मैं नेशनल चैलेंज में अगर कुछ अपशब्द कहूँ या गलत बात कहूँ, ये भले ही मेरे पार्टी के ऊपर उंगली उठाएंगे बहुत विपक्षी लोग, पर ये जिम्मेदारी तो मेरे पे आता है। पार्टी कभी, मैं इसीलिए पहले ये डिबेट के शुरू में बोला, पार्टी ना इसको डिफेंड करती है ना इसको इंडोर्स करती है। और मेरा देखिए, मैं आपसे देखिए सर एक चीज है, मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, उन्होंने गाली बकी, वो उनका निजी स्टेटमेंट है। पहले तो पब्लिक फिगर का कुछ भी निजी नहीं बचता है, शायद आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज्यादा बड़े पॉलिटिशियन हैं, मैं तो पत्रकार हूं, आप पॉलिटिशियन हैं। पब्लिक स्टेटमेंट किसी भी पब्लिक फिगर का वो पब्लिक स्टेटमेंट होता है, कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं 5 बयान आपको सुना चुका हूं, 5 बयान में अभी तक आपकी पार्टी ने कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि हमारी पार्टी स्टेप लेगी, बट अभी तक हमारी जब तक सुप्रीमो का कोई डिसीजन नहीं आता है, तब तक मैं एक प्रवक्ता के तौर पे तो इस पे ज्यादा विश्लेषण नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो या पार्टी के कोई भी टॉप लीडर्स, उनके क्या आप एग्री करते हैं कि भगवान श्री राम या मां सीता को चुनाव में इस तरीके से घसीटना गलत है?
बहुत ज्यादा गलत है। और इसका शुरुआत तो देखिए, आप गलत सेंस में इसको ना ले, बट इसका शुरुआत तो मैं सुनील जी को बोलूंगा, उनके पार्टी ने किया। उनके पार्टी के एक प्रवक्ता है, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, संबित पात्र जी, जब वो खुद इलेक्शन में खड़े हुए थे तो वो जगन्नाथ जी का मूर्ति लेके अपनी गाड़ी में जीप में चल रहे। तो क्या सर, अगर आप काम कर रहे हो सर, अगर आपका जनता का मैंडेट आपके साथ है, तो आप भगवान और भगवान की जितने भी हमारे देखिए, मैं आपको एक बात उनको बताता इलेक्शन हूं। में क्यों ला रहे हो? मैं एक बात बताता हूं, ये बड़ी बात है। TV9 भारतवर्ष ऑन रिकॉर्ड कल्याण बनर्जी को कम से कम 3-4 फोन कर चुका है। बेचारे ने गलती से एक बार उठा लिया, उसके बाद काट दिया। बार बार वो मना कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि उनको भी एहसास है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मजबूरी है कि बोलना जरूरी है। अब इस मजबूरी पर मैं समझना चाहता हूं क्या मामला है। क्या मजबूरी है कि आप स्टैंड ले रहे हैं एंटी बीजेपी, उसमें भगवान श्री राम भी आ जाए तो भी एंटी बीजेपी है? वो क्या मजबूरी है, उस पर जानने के लिए मैं एक बार फिर से हमारे साथ बंगाल से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके पास चलूंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भास्कर सिन्हा रॉय जी, टीएमसी की क्या मजबूरी है कि बीजेपी कुछ भी बोले उसके अगेंस्ट में बोलना है और इसमें बीजेपी के ट्रैप में फंस जाना है? नहीं, देखिए, जो स्टेटमेंट दिया गया ना, आप उसका जो एनालिसिस कर रहे हैं वो गलत एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा। पूरा बात को ध्यान से सुनिए। भगवान राम जी को कोई अश्रद्धा नहीं करता है, यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। बात यह है कि भगवान राम जी का नाम लेके जो लोग नारा देके चारों तरफ खौफ पैदा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बोला गया। आप देखिए, एक बात पूरा सुन लीजिए। पहला, ये बीजेपी ऐसा पार्टी है, पहला धर्म को लेके सारा दुनिया में घूमता है। आप राजनीति होंगे तो रोटी का बात करेंगे, कपड़े का बात करेंगे, बेरोजगारी का बात करेंगे, पानी का बात करेंगे, शेल्टर, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप धर्म का बात, धर्म अपना अपना है। अगर आप किसी जगह में आप भाषणबाजी करेंगे और कहेंगे अल्लाहू अकबर, वो भी हम लोगों को मंजूर नहीं है, और जय श्री राम ये भी मंजूर नहीं है, क्योंकि राम जी को हम लोग मानते हैं, जिसका मजहब अलग है वो नहीं मानते हैं। क्या आप जो है बीजेपी क्या हिंदू लोगों का ही पार्टी है? और हमारा दुनिया में, हमारा देश में मुसलमान का भी है, जैन का भी है, ईसाई का भी है, सबका है। क्या ये आप कह दीजिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी सिर्फ हिंदुओं का पार्टी है तो ये सेकुलर है। मैंने सवाल क्या पूछा था, आप भूल गए। भास्कर सिन्हा रॉय जी, आप मेरा सवाल भूल गए। मेरा सवाल भूल गए आप। दीदी आपको सुन लेंगे, आपको फोन करके थैंक यू भी बोलेंगी। आपने अच्छा बोला उनके लिए, वो आपको थैंक यू भी बोलेंगी, लेकिन रुक जाइए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। दर्शक आपका सवाल सुनना चाहते हैं, रुक जाइए एक मिनट। मेरे पास रथ यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर मैं प्रेम शुक्ला जी से एक रिएक्शन लूंगा। बड़ी खबर है, बंगाल चुनाव से पहले रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय ने TV9 भारतवर्ष से कहा, बंगाल में 5 रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी। विजयवर्गीय ने कहा, पश्चिम बंगाल के गांव-गांव जाएगी रथ यात्रा। केंद्र के बीजेपी नेता भी रथ यात्रा में आ सकते हैं। ये बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा प्रेम शुक्ला सर के पास। प्रेम शुक्ला सर, क्या बीजेपी का एजेंडा भगवान श्री राम है? देखिए, भगवान श्री राम तो हर भारतीय के रोम रोम में विराजते हैं। क्या इस्लामी गणराज्य है, मुगलिया काल चल रहा है कि प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेने पर हत्या कर दी जाए? ममता बनर्जी के राज्य में जिस तरह से प्रभु श्री राम जी का नाम लेने पर आपने 2 हत्याओं का जिक्र किया, 2 स्थान ऐसे बताए जहां पर जय श्री राम कहने पर स्वयं मुख्यमंत्री महोदया उतरी और कहा आपकी चमड़ी उधड़वा लूंगी। भाई, चमड़ी कहां उधड़वाई जाती है? जहां इस्लामी गणराज्य हो, जहां पर जो है मुगलिया सल्तनत चलती हो, नहीं, जहां पर लोकतंत्र हो। लोकतंत्र में अल्लाहू अकबर कहने का भी अधिकार है, देखिए, और लोकतंत्र में जय श्री राम कहने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार, जय महावीर कहने का भी अधिकार है, बिल्कुल अधिकार, अकाल कहने का भी अधिकार है। जी, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। देखिए, मैं अपने सवाल को फिर से आपसे पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या जय श्री राम के नारे पर, क्या वो मुख्य नारा होगा? क्या यही एक मुद्दा होगा जिस पर बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी वर्ण की, गोत्र की, जाति की, मजहब की राजनीति नहीं करती, तुष्टीकरण पुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को, ऐसा फिर एक बात बताइए, अगर ये सब बात है, पूजा का विरोध करना है, एक बात है, एक मिनट सर, मुझे फिर आपसे एक सवाल पूछना है प्रेम जी। अगर ये सारी बात है तो 8 मेंबर कमेटी क्यों बनाई गई जो सभी जो प्रतिष्ठित हिंदू संगठन है वहां पर, जैसे इस्कॉन टेम्पल हो गया, जैसे दक्षिणेश्वर हो गया, जो मतलब जो एक आंकड़ा कहता है कि 294 में से 80 सीटों पर इनका इन्फ्लुएंस होता है, करीब 3 करोड़ इलेक्टोरेट, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए 8 मेंबर कमेटी क्यों बनाई गई पार्टी की तरफ से बंगाल में, जो उनके पास जाएगी और वो फोकस करेगी हिंदू वोट बैंक पर?
इसलिए बनाई गई क्योंकि बंगाल में शाहीना जी आ रहा हूं मैं। वर्षों से इसलिए बनाई गई कि पिछले 70 वर्षों से लगातार एक धर्म विशेष के लोगों को धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार किया गया है, उनको जो है हमेशा अधिकारों से वंचित किया गया है, उनकी उपेक्षा की गई है। ऐसे उपेक्षित वर्ग को जोड़ना यही तो लोकतंत्र है। एक मिनट या फिर ओके प्रेम जी, ओके पॉइंट नोटेड। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या यह समझा जाए कि बीजेपी ने आडवाणी जी से सीख ली है इस बंगाल चुनाव में? अरे सर इनकी आवाज कम करिए प्लीज, जो बोल रहे हैं उन्हीं को बोलने दीजिए प्लीज। एक मिनट, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जी मुझे अच्छी तरीके से याद है आडवाणी जी की रथ यात्रा जब बंगाल से निकली थी तो फिर क्या हुआ था। 291 सीट्स पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए। जिस बीजेपी का वोट शेयर था 0.51% 1987 में, वो 1991 में 11.34% हो गया। 11 पॉइंट डबल डिजिट में आया और वो भी 10 को पार कर गया। इंस्पिरेशन आडवाणी जी की रथ यात्रा है क्या, यह समझा जाए। इसीलिए जो ऊपर मैं रथ यात्रा वाली खबर दिखा रहा हूं, इसीलिए वो जो 8 मेंबर कमेटी बनाई गई कि पहले उस पर फोकस करो जो हमारा अपना है, जिसको हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। निशांत जी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए हम तो जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आदरणीय अटल जी, आदरणीय आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जो हमारे नेता रहे उनसे सीखेंगे ही ना। हम अपने हमारा जो नेतृत्व रहा है, जो वरिष्ठ नेतृत्व रहा है, उसके बताए मार्ग पर चलेंगे, इसमें क्या गलत है? नहीं, उनके मार्ग पर चलना गलत नहीं है, लेकिन आज का देश काल पात्र के अनुसार आज भी वही चीज चल रही है, तो ये अपने ये मुझे हैरानी हो रही है। शिवम जी क्विक रिएक्शन इस पर, एक क्विक रिएक्शन और फिर उसके बाद मैं और पैनलिस्ट को इन्वॉल्व कर रहा हूं। सीधे मैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उनके पास आऊंगा। रिज्जू जी मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन सर। शिवम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रैली तो निकलनी ही चाहिए, उनकी रथ यात्रा तो निकलनी ही चाहिए और ये पूरा देश निकाले, कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात, जब हर तरीके से इस देश में हर धर्म को इसका अधिकार है तो किसी को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई जय श्री राम का नारा सुनकर उनको जेल करा देता है, मार देता है, कोई उनकी रथ यात्रा निकाल रहा है। तो भगवान श्री राम जो हैं सबका ध्यान रखते हैं और उसी हिसाब से रखते हैं। मैं तो कहता हूं ममता दीदी को भी उसी स्तर पर चल के चलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के आगे आना चाहिए। लेकिन ये तय है नहीं, लेकिन सर एक और शिवम जी, क्योंकि आपने ये बात जिक्र की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार की अपेक्षा में इस बार अपने आप को चेंज कर दिया है। क्योंकि पिछली बार, अगर मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूं और उसके बाद एक बड़ी खबर है मेरे पास वीएचपी को लेकर और शाहीना जी के पास मैं आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने रामनवमी का सेलिब्रेशन किया और फोकस श्री राम पर किया, वहां पर उनको बैकफायर कर गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस साल दुर्गा पूजा में हर जगह मां काली को याद करते करते अपने बूथ ऑर्गेनाइज करवाए थे। भारतीय जनता पार्टी अब मां काली के रास्ते में चल रही है और उसमें ड्रॉ कर रही है भगवान श्री राम को। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से मंदिर निर्माण की चीजें तय हुई हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस पूरे देश में और दुनिया में जो भी राम भक्त हैं उनके लिए एक हर्षोल्लास का विषय है और इसको ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर भगवान श्री राम का घर यानी कि मंदिर 500 साल में बन रहा है और इसका सेलिब्रेशन जितना ज्यादा हो उतना ही बेहतर है, किसी को भी इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब एक बड़ी खबर इसी के लिहाज से वीएचपी वाली जो बड़ी खबर है जरा दीजिए हमारे दर्शकों को और उसके बाद मैं शाहीना जी के पास आ रहा हूं। दिखाइए जरा बड़ी खबर। यहां पर मेरे साथ जो है वो ये है कि बंगाल में राम मंदिर के दानकर्ता की जानकारी जुटाएगी बीजेपी। बंगाल में राम मंदिर के लिए चंदा देने वालों की पहचान करेगी बीजेपी। वीएचपी बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह से दानकर्ता की जानकारी जुटाएंगे। बंगाल में बीजेपी वीएचपी का यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। राज्य में बीजेपी समर्थकों के सर्वे के तौर पर काम आएगा अभियान, ये ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन मैं सीधे चलूंगा शाहीना जी, मेरा सवाल यह है कि देखा आपने एक स्ट्रैटेजी है जो बीजेपी अपना रही है और वो दानकर्ता के तौर पर, डोनेशन के तौर पर। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये मिसिंग है। आपका कोर क्या है, ये मिसिंग है। बिहार की जीत के बाद आपका जो अलायंस है वो भी मिसिंग है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, अगर आप मुझे थोड़ा बोलने का बिहार की हार के बाद, सॉरी, हाँ मैं इस विषय में कुछ बोल रही हूँ, आप थोड़ा बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि राम पुरुषोत्तम राम पूरे हिंदुस्तान के हर आवाम के अंदर बसते हैं और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो राम एक धोबी के बोलने पर अपनी वाइफ सीता को बोलते अग्नि परीक्षा देने के लिए, तो मैं कभी भी अग्नि परीक्षा को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं रामचंद्र को, वो फीलिंग्स को सपोर्ट करती हूँ
जो एक राजा होने के नाते प्रजा को कितना इंपॉर्टेंट दे रहे, लेकिन हमारी बीजेपी पार्टी जो राम के नाम पर राजनीति करती है, राम के नाम पर लोगों को मारती है, राम के नाम पर दंगा करती है, मैं ये बीजेपी पार्टी से और मैं क्योंकि आपने प्रभु श्री राम का जिक्र किया तो एक जगह इंटरजेक्ट करूंगा, ये वही बीजेपी पार्टी है जिसने देश में ट्रिपल तलाक भी खत्म कराया है, क्योंकि आपने भगवान श्री राम का नाम लिया है, तो मैंने सोचा है कॉल रही उसको दे दूं आपको बगल में। इशू है, प्लीज सुनिए, महिलाओं के और भी इशू है। हाथरस कांड में जो एक महिला, मैं एक महिला होने के नाते कहती हूँ, आपके घर में बेटी भी होगी, आप उस नाते सोचिए कि हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ, एक दलित बेटी के साथ, उसको इंसाफ क्यों नहीं दिलाई बीजेपी वाले। आज क्राइम में देखिए आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इनका क्या नेशनल क्राइम रिपोर्ट क्या बताते हैं। और कांग्रेस का स्ट्रेटेजी, प्लीज आप सुन लीजिए, कांग्रेस का स्ट्रेटेजी के बारे में आपने बात किया। डेफिनेटली कांग्रेस राम के नाम पर राजनीति नहीं करेगी, हम लोग राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, हम हर धर्म को रेस्पेक्ट करते हैं और हम अभी भी बात की बात करेंगे, हम किसान आंदोलन से बात करेंगे, हम बेरोजगारी कर बात करेंगे, हम युवाओं को लेकर बात करेंगे, हम एजुकेशन को लेकर बात करेंगे, यहाँ की गरीबी को लेकर बात करेंगे। ये है कांग्रेस का मुद्दा। कांग्रेस ना कभी धर्म की राजनीति की थी ना और कभी करेगी। मैम, कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है ना करेगी। तो अगर आपको याद हो कि शिलान्यास किसने कराया था अयोध्या में, मैं आपको याद दिलाऊं, आपको याद दिलाऊं मैं? हाँ, मुझे और ट्रिपल तलाक से पहले आपको याद होगा आरिफ मोहम्मद खान साहब का रोल आपको याद होगा। ट्रिपल तलाक की अभी बात कर रहे हैं, आपको याद है वो? मैं आपको याद दिलाऊं, धर्म की बात आप कर रही है बार बार। शर्म आता है, एक मिनट मैम, एक मिनट, शर्म आता है एज लड़की, एज ए वुमेन, मुझे शर्म आता है। उन्नाव की बेटी का जब खून किया मैम, आपकी वो सारी बात सही है, मैं कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पर सवाल कर रहा था, आप एकदम भरी पड़ी थी, आप निकल आई एकदम से। मैम रुक जाइए, एक मिनट, मेरे पास एक बड़ी खबर और है, एक मिनट। टीएमसी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, बंगाल में बीजेपी के उदय के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बंगाल के मंत्री तापस रॉय ने लगाया आरोप, पार्टी के तौर पर कांग्रेस केंद्र में विफल रही। कांग्रेस की नाकामी से बीजेपी केंद्र में आई है, कांग्रेस की नाकामी से बीजेपी केंद्र में आई है। अच्छा, तो मैं सीधे यहां पर चलूंगा, कांग्रेस की मैडम जो हमारे साथ है। मैम एक बात बताइए, बल्कि टीएमसी के जो साहब एक मेरे साथ मौजूद है, रिज्जू सर, वो कर्नाटक में हाथ तो अब ममता दीदी ने भी उठाया था सबका मिलकर, तब उसमें कांग्रेस भी थी, अब क्या हो गया? नहीं देखिए सर, बात ये है ना कि अगर हम, अरे आपको वो शो ऑफ स्ट्रेंथ याद है कि नहीं है? मुझे तस्वीर याद है, वो दीदी मौजूद थी उस वक्त। वो तो नहीं, वो तो एक आपको याद है ना, दीदी किस पार्टी में मंत्री थी और नाराज हो गई थी? किस सरकार में मंत्री थी? अलग था निशान जी, उस टाइम देश का पॉलिटिक्स अलग था, पर बंगाल में जो हुआ है, जो बात अभी आपने बोला है, उस टाइम पॉलिटिक्स अलग था, तब भी केंद्र में मोदी सरकार थी। अगर आप परसेंटेज आंकड़े देखेंगे निशान जी, थोड़ा सुन लीजिए, अगर आप परसेंटेज आंकड़े देखेंगे तो टीएमसी का परसेंटेज अभी भी सेम है, वोटर परसेंटेज, पर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का हो गया था 3.4% और सीपीएम का लेस देन 7%। तो बीजेपी को जो बढ़त मिला है बंगाल में, वो सीपीएम और कांग्रेस के वोटर्स से मिले हैं, टीएमसी का कोई वोट कम नहीं हुआ। ये पहला उत्तर है। और दूसरा, मैं एक बहुत अहम प्रश्न करना चाहता हूं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता से और आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों से, कि अगर जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा किया था और उसके बाद इस देश में जो हुआ था, हजारों लोगों की जान गई थी दंगों में और बाबरी मस्जिद गिरा था, तो अभी जब बंगाल में ये लोग 5 रथ यात्रा करना चाहते हैं तो करे, भले ही करे। उसके बाद अगर बंगाल में कोई दंगे हो, फसाद हो या धर्म के नाम पे नॉर्मल लोगों की जाने जाए, तो उसकी जिम्मेदार क्या बीजेपी लेगी? फिर एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। आपने दंगे किया, आप ये दंगे का सवाल खड़ा कर रहे हैं या दंगे की धमकी दे रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताइए। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं कि मुझे तो धमकी लग रही है, उसका जिम्मेदार मुझे तो धमकी लग रही है, क्योंकि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए, 4 एग्जाम्पल दे दिए। 2 जगह दीदी ने खदेड़ा जय श्री राम का नारा बोलने पर, 2 लोगों की मौत हो गई जय श्री राम बोलने पर। एक मिनट रिजू सर, एक मिनट, सुनो। 2 जगह दीदी ने खदेड़ा, वो एग्जाम्पल दिया, और 2 जगह लोगों की मौत हो गई, वो एग्जाम्पल दिया। और मैं खुद एग्जाम्पल हूं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जितने भी लोग गए थे, अगर पिछले साल जो बंगाल में रैली हुई थी, मैंने रात में जाके वो कवर किया है, किस तरीके से किसने टैक्सी दी, उसको मारा, उसको नहीं मारा क्योंकि वो भाग गया, तो उसकी पत्नी को मारा। और वहां पर आपकी पुलिस कहने के लिए कुछ नहीं करनी थी,
और वहां पर बीजेपी की रूपा गांगुली मौजूद थी उस रात वक्त 10:30 बजे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वहां पर पहुंचने की गांव में। अब आप एक मिनट आप ये धमकी दे रहे हो या आप सवाल कर रहे हो? आप रिजू दत्ता जी नेशनल चैनल पर अपने बंगाल के उन लोगों को धमकी दे रहे हो या उनको डरा रहे हो? मुझे बताओ आप। कि बीजेपी, मैं बोल रहा हूं नेशनल चैनल पे कि बीजेपी ने जो 5 रथ यात्रा का ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है, वो करे रथ यात्रा, पर उसके बाद अगर इसके वजह से, क्योंकि आडवाणी जी ने जब किया था तब भारतवर्ष में कई हजारों लोगों की जान गई थी, तो अभी ये करने से अगर बंगाल का माहौल खराब होता है और लोगों की मौत होती है, उसकी जिम्मेदार क्या बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट है? ये इसका जवाब मुझे बीजेपी के प्रवक्ता। तो मुझे एक बात बता दीजिए आप, अभी तक जो हत्याएं, अभी तो केंद्र में है ना बीजेपी, राज्य में जो हत्याएं हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, राज्य में अगर कोई भी हत्या होती है वो नकारक है, उसका हमें, वो नकारक है, लेकिन अगर रथ यात्रा के पास कुछ होता है तो बीजेपी जिम्मेदार है। अरे आप तो हद कर रहे हो, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, क्या बात कर रहे हो यार आप? मतलब जो हत्या हो रही है वो नकारक है, इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। कलर देगी तो मतलब बीजेपी के नेताओं के ऊपर पत्थर चलते हैं वो नकारक है, मतलब दीदी खदेड़ दी है वो नकारक है, या हत्या होती है सुखदेव को मार दिया जाता है वो नकारक है। में जाते हैं और आप खुद आप तो मजाक बना रखा है यार सर आपने। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, क्विक रिएक्शन। मुझे लग रहा है ये धमकी है सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए 2 चीजें, निशांत जरा इनकी आवाज थोड़ी सी धीमी हो जाए तो प्लीज सर। नो यू प्लीज गो अहेड सर, कोई नहीं आएगा। आडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद कहीं दंगे नहीं हुए थे, यस, बल्कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, यस, और ये दंगे हुए मान रहे हैं ये तो सुश्री ममता बनर्जी उसके बाद जो है आडवाणी जी की सरकार में, आडवाणी जी सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, उस सरकार में मंत्री थी, तो क्या ममता बनर्जी सांप्रदायिक है? इसका उत्तर कृपा करके दें सर। नहीं दे रहे जवाब, मैंने पूछा था। तीसरी बात आप कृपा करके मुझे बताइए कि रथ यात्रा के समय कानून एवं प्रशासन की स्थिति को सुव्यवस्थित रखना ये राज्य का दायित्व है कि नहीं है? और ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं को मानती है कि नहीं मानती है? तो आप कृपा करके जो है, जो आपका दायित्व है, जो संवैधानिक दायित्व है, उसका निर्वाह करें, जिसका निर्वाह नहीं किया जा रहा है। लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की 300 कार्यकर्ताओं और समर्थकों की हत्या हो चुकी है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की पहली यात्रा के बाद 5 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। तो साहब, आप भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में विपक्ष के कार्यकर्ताओं की हत्या का एक उदाहरण आप बता दीजिए, राजनीतिक हत्या का। लेकिन बंगाल में और केरल में ऐसे 2 राज्य। एक क्विक रिएक्शन रिजू दत्ता से लेंगे और उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जाएंगे। क्विक रिएक्शन रिजू दत्ता जी, रिजू दत्ता जी एक मिनट उनको बोलने दीजिए, अब जवाब दीजिए। दोनों को लेके आइए, रिजू दत्ता जी और प्रेम शुक्ला जी को प्लीज। हाँ, मैं एक ही चीज बोलो, जब कहीं भी कोई स्टेट में विधानसभा इलेक्शन होता है तो इंसान जब विधानसभा में वोट देता है तो वो वोट देता है उसके स्टेट की सरकार चुनने के लिए, और उस सरकार का एक ही काम है उन्नयन करना, चीजों की दाम को घटाना, हत्या करना नहीं है ना, डेवलपमेंट में काम करना। आप लोग तो प्रश्न देना उसका काम नहीं है ना, करेंगे रथ यात्रा। ममता जी हत्यारों को प्रश्न क्यों दे रही है? यही सवाल है। श्री राम भगवान, मेरा आपसे सवाल ही यही है कि हत्यारों को प्रश्न क्यों दे रही है ममता दीदी? दीदी जो है डिबेट कीजिए ना सर, विधानसभा में हमारा दीदी हत्यारों को प्रश्न क्यों देती है? दीदी हत्यारों की संरक्षिका क्यों बनती है? आपका दीदी हत्यारों को क्यों संभालती है? दीदी हत्यारों को प्रश्न क्यों देती है? मेरा एक वो आप बता दीजिए, कृपा करके उत्तर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं की हत्या का दायित्व क्या मुख्यमंत्री होने के नाते दीदी का नहीं है? एक मिनट रुक जाइए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए। कोई सुसाइड करता है रिजू जी, कारण से रिजू जी मुझे एक बात बताइए, अगर उनका कार्यकर्ता मरे तो वो सुसाइड, और इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाकन नहीं होते कि उनके सारे कार्यकर्ता सिर्फ सुसाइड ही कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि सारे सुसाइड। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि हर मौत को, तो मुझे एक बात बताइए, आपने इन्वेस्टिगेशन किया कृष्णा देव और सुखदेव की हत्या के पीछे? देखिए, एक चीज मैं बता सकता हूं आपको निशान जी की बंगाल पुलिस ने जितना फास्ट काम किया है, जब जेपी नड्डा जी के ऊपर भी पथरा हुआ था 3 दिन में सीआईडी रिपोर्ट फाइल कर दिए थे। एक मिनट सर, आई एम सॉरी पार्डन मी। मैं लॉ एंड ऑर्डर, देखिए सीरियस शो में हंसना अच्छी बात नहीं है एंकर के लिए, लेकिन वो तो आपने अपने लोगों को ही भेजने के लिए मना कर दिया था। क्या बात कर रहे हैं? जैसे आपने बंगाल में उनको भेजने के लिए मना कर दिया था। हैंग ऑन सर, हैंग ऑन। शाहीना जावेद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं।
आरोप यह लग रहा है कि बीजेपी को बढ़ाया कांग्रेस ने। संक्षेप में रिएक्शन दीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं क्लोजिंग लूंगा एक बहुत बड़ी खबर के साथ। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आपने भी पहले कहा कि ममता बनर्जी जी पहले ही बीजेपी के सरकार में मंत्री रह चुकी है। और मैं दूसरी इसमें आ रही हूं कि बीजेपी से बस इतना ही पूछना चाहती हूं कि मुकुल राय, शोभन चैटर्जी, शुभेंदु अधिकारी, ये सब कौन है और बीजेपी का आने वाला एजेंडा क्या है वेस्ट बंगाल की राजनीति में। बंगाल के लिए आपको अचानक इतना दर्द हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि बंगाल में लोगों को मारा जा रहा है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, ममता बनर्जी के राज में यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल वायलेंस यहाँ पर होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये आंसर जरूर दीजिएगा कि मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, शोभन भट्टाचार्य, जितने भी टीएमसी के लोग को आप ला रहे हैं, जो कल तक टीएमसी में रहकर चोरी किए, कल तक गुंडागर्दी किए, कल तक इलेक्शन नहीं होने दिए, वो लोग आज आपके पार्टी में आ रहे हैं, तो कौन सा नैतिकता के साथ आप लोग अपने पार्टी में उनको ले रहे हैं, ये भी जवाब दीजिएगा। और दूसरा सवाल मेरा ये भी है, सिर्फ बंगाल में क्या इस तरह का हिंसा होता है? आप क्यों मध्य प्रदेश को भूल जा रहे हैं? आज नेशनल क्राइम रिपोर्ट तो आप अपना उत्तर प्रदेश को देखिए ना, जहां बीजेपी का राज है, और किस तरह का उत्तर प्रदेश में वायलेंस होता है, इसको आप आपने कुछ नजरअंदाज बहुत कैसे वैलिड पॉइंट रखे हैं, लेकिन वो आपने जो पॉइंट्स रखे हैं वाकई में काफी वैलिड है। लेकिन मैं अपने सभी पैनलिस्ट को शुक्रिया करना चाहूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।